आभास नहीं होता। हमारी इस पृथ्वी पर कई सारी ऐसी अनेक जगहें पाई जाती हैं, लेकिन कई जगहों पर भूत प्रेत का मौजूद होना हमारे लिए तो एक आम बात है। लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं वही इस खौफ को जान सकते हैं। ये घटना रमेश की है, जो सफ़र के दौरान इस घटना से मुलाकात करके आया था। कहते हैं कि रात में सफ़र करने से पहले हमें एक बार किसी जगह के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि उस जगह का माहौल कैसा है। लेकिन रमेश इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। वो शाम की बस पकड़कर हैदराबाद के लिए रवाना होने वाला था। चूँकि रमेश को लंबे सफ़र करने का काफ़ी अनुभव था, तो उसने रास्तों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर सूर्यास्त होने लगा था और रमेश अपना सारा सामान लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां से उसे बस के अंदर दाखिल होना था। फिर उसे पता चलता है कि बस तो कब की निकल चुकी है। रमेश बस स्टैंड पर खड़ा यही सोच रहा था कि अब वह इस लंबे सफ़र को आखिर किस प्रकार से अंजाम देगा। यही सोचते सोचते रमेश ने अपने कपड़ों से भरी हुई उस भारी भरकम बैग को उठाया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे एक लाल कलर की बस आती हुई नजर आई। लेकिन अब दुविधा तो ये थी कि क्या ये बस लंबे रूट पर चलने वाली थी या फिर किसी गांव तक ही सीमित थी। यही जानने के लिए रमेश उस बस के कंडक्टर के पास पहुंचा और रमेश ने जब उस कंडक्टर से पूछा तो उस कंडक्टर ने कहा कि यह बस लंबे सफ़र को अंजाम देने ही वाली बस है, लेकिन इस बस को काफ़ी दहशत भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहले तो रमेश उस कंडक्टर की बातों को समझ नहीं पाया। बाद में उस कंडक्टर ने रमेश को बस में बैठने का इशारा किया, जो कि वह बस हैदराबाद के लिए निकलने वाली थी। जिस वजह से रमेश भी बिना कुछ सोचे समझे उस बस के अंदर दाखिल हुआ। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में उसकी पहली वाली बस की बुकिंग कैंसिल के बारे में था और जब रमेश ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी तो उसके पैसे फिर से उसके अकाउंट में डिलीवर कर दिए गए। ये सब देखकर रमेश को थोड़ी राहत की सांस भी मिली, क्योंकि उस बस का किराया काफ़ी ज़्यादा था और उस बस का किराया इतना ज़्यादा होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि वह बस एक लंबे रूट की बस थी। जब रमेश उस दूसरी बस के अंदर पहुंचा तो उस बस की कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही थी। जब रमेश ने उस बस को बाहर से देखा तो वह सिर्फ खटारा लग रही थी। लेकिन अब वहीं जब राजेश ने इस बस के माहौल को अंदर से देखा तो उस बस की शानदार कंडीशन के आगे रमेश तो मानो बहुत चक्का रह गया। रमेश को एक सीट पर बैठाया गया, लेकिन फिर रमेश ने ऊपर वाली बर्थ पर बैठना ही बेहतर समझा। उसने ऊपर वाली सीट को बुक करवाया और ऊपर की सीट पर पहुंच गया, क्योंकि यह सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा और बहुत ही मुश्किल था, जिस कारण इस सफ़र को कंप्लीट करने में रमेश को करीब 10 घंटे का वक्त लगने वाला था। लेकिन अब जो भी हो, आज रमेश को बस मिल ही गई, वह उसके लिए काफ़ी खुशी की बात थी। रमेश अभी अपनी सीट पर लेटा लेटा फ़ोन में टाइम काट ही रहा था कि अचानक किसी ने रमेश को आवाज़ लगाई। रमेश अपनी सीट से नीचे उतरा तो कंडक्टर साहब ने रमेश को नाश्ता करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस कंडक्टर ने बताया कि इसके बाद बस लगभग 4 घंटे का बड़ा सफ़र काटने के बाद ही रुकने वाली है। और फिर क्या था, रमेश बस से नीचे उतरा। वो खाना खाने के लिए पास में बनी होटल की तरफ चल पड़ा। जब वह होटल के अंदर पहुंचा तो उसने भरपूर खाना खाया और फिर वह वापस बस के अंदर लौट गया और अब वक्त हो चला था बस का वहां से लौटने का। तभी रमेश की नज़र वहां पर लगे एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी तो उसने देखा कि उस बोर्ड के ऊपर डेंजर जोन लिखा हुआ था। रमेश इस नाम को यहाँ लिखा देख किसी सोच विचार में डूब गया, लेकिन बाद में उसने उस बोर्ड पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और वापस बस के अंदर पहुंच गया। उसे वो रास्ता थोड़ा सा ही सही लेकिन अजीब लग रहा था। उस रास्ते में अब तक रमेश को कुछ भी सही नहीं लगा। रमेश उस सफ़र से थोड़ा विचलित होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही जल्दी किसी बड़ी मुसीबत के सामने पेश आने वाला है। बस के सफ़र को इस कदर अजीब होता देख रमेश ने एक आदमी से पूछते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब सा चल रहा है? उस आदमी ने रमेश को पलटकर जवाब दिया, हाँ वैसा लगता तो है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस रास्ते पर अक्सर राक्षस निवास करते हैं जो लोगों को मारकर उनके शरीर के अंगों को चबा लेते हैं। और तभी रमेश को याद आया कि इस बस के कंडक्टर ने बस में चढ़ते वक्त रमेश को चेतावनी देते हुए बताया था कि यह बस काफ़ी खतरनाक रास्तों से गुजरने वाली है। लेकिन रमेश ने उन बातों पर
गौर नहीं किया था, लेकिन अभी भी रमेश को राक्षस जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो उसने उस आदमी की बातों पर भी बिल्कुल बिलीव नहीं किया और बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उस आदमी ने रमेश को बताया था कि यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये पूरा एरिया एकदम हॉन्टेड है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रमेश को इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, तो वह चुपचाप जाकर अपनी बर्थ पर लेट गया। धीरे धीरे बस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब बस के अंदर ही अंदर रमेश उभरने लगा। अब उसे उस सीट पर काफ़ी कसमकस लगने लगा। वह उस बर्थ से नीचे उतरा और बस के दरवाजे के पास पहुंचकर वहाँ की हवाओं को एंजॉय करने लगा। फिर कुछ देर तक तो रमेश बस के दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, मगर तभी उसकी नज़र बस के बगल वाली सड़क पर गई तो उसने देखा कि कोई बहुत ही तेज गति के साथ पास ही में लगे हुए खंभों के ऊपर दौड़ रहा था, जो उस खेत के चारों तरफ लगे हुए थे। ये सब देखकर रमेश का दिल दहल उठा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का भयानक नज़ारा देखा था। वो जल्दी से अपने बर्थ की ओर भागा और जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसका पूरा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके हाथ और पैर लगातार थरथर कांप रहे थे और वह भी अब इस बात को जान चुका था कि वह कुछ नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है, जिसकी नज़र रमेश पर लगभग पड़ चुकी थी। रमेश अपनी आंखें बंद करके सीट पर लेट गया, लेकिन फिर अचानक ही बस का ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के कारण रमेश का सर जोर से बस के हिस्से से टकरा गया। रमेश गुस्से से तिल मिलाता हुआ एक बार फिर अपनी बर्थ से नीचे उतरा और उस ड्राइवर को डांटने लगा। लेकिन जब वह नीचे उतरा तो उसने देखा कि बस का कोई ब्रेक ही नहीं लगा है। बस अभी भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ रही थी और रमेश की गालियां सुन बस का कंडक्टर भी रमेश के पास पहुंचा और रमेश पर भड़क पड़ा। उस वक्त रमेश के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, जिस कारण वह बिना कुछ बोले वापस अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। रमेश के मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे, जैसे कि उन खंभों पर दौड़ने वाला वह इंसान कौन था और साथ ही बस में ब्रेक लगा था, लेकिन बाकी के यात्रियों को महसूस क्यों नहीं हुआ। रमेश समझ ही नहीं पा रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। रमेश ऊपर की सीट के बजाय नीचे पड़ी एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया और इस बार बस को एक जगह पर रोका गया। बस के अंदर एक आदमी और एक औरत दोनों साथ चढ़े और बस में चढ़ने के बाद वह दोनों एक साथ रमेश की सीट के पास पहुंचे। रमेश को लगा कि शायद यह उन्हीं की सीट है, जिस कारण वह इस सीट को छोड़कर सीधे अपने ऊपर की बर्थ पर जाकर बैठ गया। डर तो उसे अभी भी लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रमेश का सर एक बार फिर उस बस के हिस्से से टकराया। इस बार उसका सर इतनी ज़ोर से टकराया था कि वह गुस्से से लाल होता हुआ उस बस के ड्राइवर पर बरसने लगा। मगर अब रमेश की यह अजीब हरकतें देख वह बस का कंडक्टर रमेश के पास पहुंचा और रमेश को धक्का मारते हुए बस से नीचे उतार दिया। अब तो रमेश पहले से भी ज़्यादा दुविधा में फंस गया था। वो इधर उधर भटकने लगा ताकि उसे कोई साधन मिल जाए और वह अपने गांव तक पहुंच सके, लेकिन वह जगह पूरी तरीके से सुनसान और वीरान पड़ी थी। वहां पर चारों तरफ किसी भी गाड़ी या फिर बाइक का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन अब हैदराबाद की दूरी वहां से काफ़ी कम थी, लेकिन लोगों के मुताबिक वही एक ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेत का खौफ सर चढ़कर बोलता है। रमेश के साथ साथ उसके भारी भरकम सामान को भी बस से बाहर फेंक दिया गया, जिस कारण अब रमेश को समझ ही नहीं आया कि अब वह करे तो करे क्या। फिर उसने आज की रात उसी सड़क के किनारे बिताने का फैसला किया, क्योंकि उसके सामान के अंदर कंबल के साथ साथ काफ़ी और भी चीज़ें थीं और उन्हीं के कारण वह आज की रात सड़क के किनारे बिता सकता था। उसने सड़क के किनारे पर अपना बिस्तर लगाया, जहाँ पर एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, और फिर रमेश अपनी आंखें बंद करके वहीं पर नीचे लेट गया। लेकिन तभी उसे ऐसा लगने लगा कि कोई बार बार उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। रमेश को उस बस कंडक्टर पर काफ़ी ज़ोरों का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बीच रास्ते में रमेश को उसके सामान समेत बस से नीचे धकेल दिया। फिर रमेश अपनी कंबल हटाकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर कौन बार बार उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। रमेश इधर उधर देख ही रहा था कि उसने देखा कि
एक बूढ़ी अम्मा अपने हाथ में एक बड़ी टॉर्च लेकर रमेश की तरफ ही बढ़े जा रही थी। इससे पहले कि रमेश उस औरत से कुछ पूछ पाता, वह सिर्फ कुछ ही पलों में रमेश के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ने लगा, क्योंकि उसके सामने खड़ी वह औरत असल में कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक आदमी था जिसके लंबे लंबे बाल थे और वह एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे। और साथ ही उस आदमी का वह रूप भी काफ़ी अजीब था। उसने स्त्रियों के कपड़े पहन रखे थे। फिर वह अजीब सा प्राणी रमेश के चारों तरफ चक्कर काटने लगा और फिर अचानक वह अजीब सा शैतान एकदम से उछलकर सामने वाले खंभे पर चढ़ गया। तब जाकर रमेश को याद आया कि यह तो वही भयानक आत्मा है जो कुछ देर पहले उन खंभों पर भटक रही थी। और अब रमेश भी समझने लगा कि आज उसका यहाँ से बचकर निकलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन शायद उसकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। वह सड़क पर से गुजरने वाले किसी साधन की राह देख रहा था, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी वहाँ से कोई भी गाड़ियाँ या फिर बाइक गुजरी ही नहीं। मगर तभी उसे पीछे की ओर से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उसने अपना बैग उठाया और वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वह यहाँ पर कुछ देर के लिए और रुका तो फिर यह राक्षस उसे वैसे ही ख़त्म कर देगा। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस गाड़ी वाले ने सामने से गाड़ी रोकी और फिर रमेश की मजबूरी को समझते हुए उसने रमेश को गाड़ी में बैठा लिया और इस तरह रमेश वहाँ से किसी तरह बचकर निकल गया। लेकिन रमेश अपने साथ हुए इस हादसे को कभी भी भूल नहीं पाया। दोस्तों, आज भी ये हादसा उसके दिल में बसा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Salon at ₹700. SIP at just ₹100. Open free Demat account and start investing at zero commission. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully. टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम सुदेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले कोटा से बिलोंग करता हूँ। कोटा में कई जगह ऐसी हैं जहाँ भूतों की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं, लेकिन एक हादसा मेरी ज़िंदगी में भी दखल ले चुका है। साल 2013 की बात है, जब मेरी उम्र 23 साल की थी। उस समय मैं पशु चारण का काम करता था। दरअसल हमारे घर में तकरीबन 51 गायों का एक बड़ा सा समूह था और उनके पेट पूजा करने के खातिर हमें उन्हें कई सारी जगहों पर लेकर जाना पड़ता था, जैसे छोटे मोटे जोहड़ या फिर छोटे मोटे खेतों के अंदर उनकी चराई की जाती थी। जोहड़ जंगल का एक ही छोटा रूप होता है और जंगल विशाल रूप में पाया जाता है। हर रोज मैं शाम के तकरीबन 7 बजे ही अपने घर लौट पाता। जल्दी अपने घर में लौट पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता, क्योंकि गाय भैंसों को चराने में मेरा काफ़ी वक्त गंवा हो जाता और फिर आकर मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर भूतों का होना एक आम बात होती है। हालांकि हमें इन चीज़ों पर काफ़ी यकीन था और विश्वास भी किया करते थे, क्योंकि भूत प्रेत जैसी चीज़ें अक्सर उन जगहों पर पाई जाती हैं जहां पर ज़ोरदार सन्नाटे के साथ साथ अंधेरे की एक गहरी चादर बिछी हुई हो, क्योंकि बुरी शक्तियां काले रंग में रहना पसंद करती हैं। शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। सूरज की रोशनी पूरी तरीके से आसमान से गायब थी। इसी बीच आज मैं अकेला एक जोहड़ में घूम रहा था। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। पेड़ के ऊपर बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इनका बीजारोपण करके इन्हें लंबा और विशाल बनाया हो। आज मैं तकरीबन तीसरे दिन ही
इस जोहड़ में आया था, क्योंकि ये गायों को चराने के लिए एक उत्तम स्थान था। घास फूस की यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से गाय और भैंस आराम से पेट भरकर यहाँ से घर तक लौटती थी। लेकिन कभी कभी समय का चक्र कुछ इस प्रकार का चलता है कि हमें गलती से भी उन चीज़ों को देखना पड़ता है जिसे देखना एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब अंधेरा हो चुका था। आज मेरी एक गाय गुम हो चुकी थी और मैं ये अच्छे से जानता था कि वो कहीं इसी जोहड़ में कहीं झाड़ों के इधर उधर छुपी हुई है। ये जोहड़ लंबा तो नहीं था, लेकिन उन पेड़ों के कांटे पूरे जोहड़ में बिखरे हुए थे, जिस वजह से अंधेरे में उस जगह अपने पाँव को रख पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। लेकिन मैं किसी तरह उसे ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक मैं उस गाय को ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली और फिर मैं थक हार कर वापस अपनी गायों के पास लौट आया। फिर जब मैंने दोबारा सभी पर नज़र डाली तो मुझे पता चला कि मेरी सारी गाय मौजूद हैं, यानी कि गुम हुई गाय वापस लौट आई थी। फिर क्या था, मैं उस जोहड़ से चल पड़ा, लेकिन इसी बीच रास्ते के बगल में एक बड़ा सा बांस का पेड़ था और उसके अंदर से मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही सभी पशुओं के अंदर अफरा तफरी मच गई। उस समय अंधेरा हो चुका था और मेरे पास एक नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, तो मैंने उस मोबाइल की टॉर्च चलाई तो मुझे अगल बगल में कुछ भी दिखा नहीं, जो सच में बेहद ही अजीब था। कुछ समय के लिए तो मेरे शरीर में भी सनसनी मच गई। मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, मगर मैंने अपने आप को धैर्य से संभाला और तत्काल रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि अभी भी जिस आवाज़ ने हम सब के अंदर खलबली मचाई थी वो अवश्य ही कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। तो मैं बेफिक्र होकर आगे आगे चलता रहा। कुछ गाय अभी भी मेरे पीछे चल रही थी तो कुछ मेरे आगे आगे चल रही थी। सभी में शांति बनी हुई थी और उस धमाके से हुई अफरा तफरी अब बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पीछे धूल का एक विशाल बादल उठने लगा, और अब ये बादल इतना ज़्यादा विशाल हो चुका था कि इसकी आकृति कई गुना बढ़ चुकी थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो आसमान में काले बादलों का शोर मचा हुआ था, बिजलियां कड़क रही थी। मेरा घर अभी भी काफ़ी दूर था और मैंने घर वालों में से अपने चाचा को फ़ोन लगाया और मेरे सामने आने को बोल दिया। चाचा तुरंत ही घर से निकल गए, लेकिन अभी भी बहुत दूरी बाकी थी, यानी कि आज मुझे मुसीबतों से लड़ते हुए अपने घर तक पहुंचना था, जो मेरे लिए बड़ा ही कठिन कार्य था। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा शांत करता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा और इतने में ही मेरे पशुओं के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर उन्हें काट रहा हो। सभी इधर से उधर भागने लगे और मैं उन्हें संभालने में अब पूरी तरह से नाकाम था, जिस वजह से उनका इधर उधर हो जाना इम्पॉसिबल था। रास्ता थोड़ा कम चौड़ा था, जिस कारण उनका इधर उधर हो जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये डर था कि कहीं कोई जानवर बिदकता हुआ मेरे ऊपर न गिर जाए, जिससे मुझे चोट लग सकती है, जिस वजह से मैं सुरक्षात्मक होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने पशुओं से थोड़ी दूरी बना ली, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में एक जोर का करंट लगा। वो करंट इतनी जोर का था कि मैं औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा, और जब तक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर अब काला पड़ चुका है। मेरे शरीर के ऊपर काले काले निशान भी बने हुए थे। मात्र एक पल में ही मेरे शरीर के ऊपर कुछ काला काला लग गया। पता नहीं ये पाउडर जैसा क्या था, जो बेहद ही चिकना होने के साथ साथ बेहद अजीब भी था। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं किसी काली शक्ति के चुंगल में फंसने वाला हूँ, जहाँ से निकलना बेहद ही कठिन होता है। सामने की तरफ मैं अपना मुंह ताकता हुआ देखने लगा और मेरे शरीर पर लगा बिजली का झटका इतने जोर का था कि इसे सह पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। कुछ देर तक मेरा हाथ थरथर हिलता रहा और फिर मैं बुरी तरह से डर गया। अब तक मुझे संपूर्ण तरीके से ये विश्वास हो चुका था कि मेरे अगल बगल में किसी अनजान ताकत ने अपनी ताकतों से ही तबाही मचा रखी है और मेरे जानवरों को उसने अपनी पावर से छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। मैं पूरी तैयारी के साथ अपने जानवरों को यहीं छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसी दौरान मेरी नज़र बिजली के खंभे से सटे हुए एक पेड़ पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि उस खेजड़ी के पेड़ के ऊपर
एक आदमी फांसी खाकर उल्टा लटका हुआ था। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने उस आदमी को अपनी पलकें झपकाते हुए देखा और मैं अपने छोटे छोटे कदमों को अब पीछे हटाने लगा। लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अब ये काली आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक कि मैं अपना आखिरी समय नहीं देख लेता। अब तक मैं अंदर से पूरा फूल चुका था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने थरथराते हुए कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ सकूं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बिल्कुल पीछे पीछे कोई चल रहा है, जिसके कदमों की आहट साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही है। एक पल के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार जो नज़ारा मैं देख रहा था वो अकल्पनीय होने के साथ साथ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला मंजर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे खोपड़ी फटा हुआ एक आदमी चल रहा था। उसके सर के अंदर से मक्खियों के भिन भिन करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो उसका सर फट चुका हो और साल बीतने के कारण उसका सर गल चुका है। उस समय हिम्मत तो दूर की बात थी, मैं अपने पलकों को भी झपका पाने में पूरी तरह से नाकाम था। मैं इतना बुरी तरह डर चुका था कि मुझे अपने आप से आत्मविश्वास उठने लगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है और मेरे हाथ को इतना कसकर पकड़ा था कि मैं अपनी बॉडी को भी हिला पाने में अब नाकाम था। मैं अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकता रहा, लेकिन अफसोस मैं अपनी जगह से हिल डुल पाने में भी नाकाम था। अब तक मेरे अंदर की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और मुझे अपनी मौत का दरवाज़ा साफ साफ नज़र आ रहा था। मेरे हाथ जकड़ने के बाद मैं मन ही मन खाटू श्याम बाबा का स्मरण करने लगा। हमारे गांव के पास श्याम बाबा का दिव्य मंदिर पड़ता है, जिसे यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर बताया गया है। कहते हैं कि आज तक इस मंदिर के अंदर अपने तन और मन से जाने वाले इंसान की सारी दुविधाएं बस एक पल में ही खत्म हो जाती हैं। तभी मैं उनका नाम जपने लगा और फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने सामने से अपने अंकल मेरी तरफ आते हुए दिखे। उस समय मैं जिंदगी जीने की एक उम्मीद देख रहा था। मेरे अंकल साहब धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए और तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और वो शख्स भी गायब था। लेकिन आज मेरे अंकल का स्वभाव थोड़ा विचित्र लग रहा था। जहाँ उनके बोलने का अंदाज थमता नहीं था, तो आज उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके आगे आगे चलता रहा। फिर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जो दृश्य मैं देख रहा था, उससे अजीब दृश्य मैं अपनी ज़िंदगी में कभी देख भी नहीं सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ से अपने अंकल आते हुए दिखे। सबसे पहले वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं अपने अंकल की इन बातों से पूरी तरह हिल चुका था। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे गले में मौजूद एक ताबीज चमक रहा था और तब जाकर मैं समझ गया। और आज एक चमत्कारी शक्ति ने ही मेरी सुरक्षा की है। दरअसल मेरे गले में बंद हुआ ये दिव्य ताबीज श्याम बाबा का ही था और आज श्याम बाबा ने स्वयं मेरी मदद की। दोस्तों, आज भी मैं भगवान का आभारी हूँ कि उस दिन उन्हीं के कारण मैं अपनी जान बचाकर निकल गया। और इसीलिए कहते हैं हमें ऐसी जगह पर कभी भी अपना समय गंवाना नहीं चाहिए जहाँ पर मौत का तांडव मचता हो। हालांकि उस दिन के बाद मैं कभी भी 6 बजे के बाद किसी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रुका, क्योंकि डर ने मेरे अंदर इस कदर बवाल मचा रखा था कि मैं भूल कर भी इस बात को भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जब वो पीछे मुड़कर सोचता है तो उसे यकीन नहीं होता कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी अजनबी चीज़ें भी हैं जिसे वाकई उसने ना ही तो पहले कभी महसूस किया था और ना ही कभी उनके बारे में ज़्यादा सुना था। ऐसा ही क़यामत से भरपूर एक भयानक हादसा मेरी ज़िंदगी में दखल दे चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राज है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे और उस समय मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। इसकी बजाय मैं अपने पापा के काम में हाथ बटाना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि मुझे बिजनेस का काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था।
Hello, Moto. Moto G96 5G, segment's undisputed all-rounder. विंड एनर्जी, सिंपल फिजिक्स। लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए तो एग्जाम क्या चीज है। आकाश आइए और प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। अपीयर फॉर एंथे एंड गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। लगता था एक दिन मैं अपने ड्राइवर चाचा को लेकर अपने नाना जी से मिलने के लिए निकल रहा था। दरअसल मेरे नाना जी की तबीयत इस समय बहुत ही खराब चल रही थी और मुझे भी अपने ननिहाल गए काफ़ी वक्त बीत चुका था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने ड्राइवर चाचा के साथ अपने मामा के गांव की ओर प्रस्थान करने चल दिया। मेरी मम्मी की जिद और मेरे पापा के कहे अनुसार मैं अपने ननिहाल की तरफ चल पड़ा। मेरे ननिहाल की दूरी मुंबई शहर से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि लंबे लंबे सफ़र को अंजाम देना अब मेरी आदत सी पड़ चुकी थी। मैंने ऐसे कई सारे लंबे सफ़र तय किए थे जिनको अकेले काटे थे, और आज तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर अंकल भी थे। और उस पूरे रास्ते में करीब 6 घंटे का वक्त कटने वाला था। बावजूद इसके कि मेरी गाड़ी तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ सकती थी। पहले तो मुझे अपने घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल पाया, और फिर जब टाइम मिला तो शाम के लगभग 6 बज चुके थे। यानी कि हमें मेरे मामा के गांव पहुंचते पहुंचते रात के 12 तो आसानी से बजने वाले थे। शाम के करीब 6 बजे के आसपास मैं और मेरे ड्राइवर अंकल अपने घर से निकल पड़े। एक लंबे सफ़र के साथ साथ कयामत से भरपूर काले बादलों के नीचे खौफ को बुलावा देने लगे। वैसे तो ड्राइवर अंकल मेरे पापा के साथ काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद वो वापस कंपनी में जाने वाले थे। लेकिन आज मैंने किसी तरह उन्हें अपने साथ जाने को मना ही लिया। साथ ही ड्राइवर अंकल से मैं किसी दोस्त की तरह ही बात करता था, जिस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी गाड़ी अभी भी हाईवे के ऊपर पहुंची ही थी कि उसी वक्त मेरी नज़र सड़क के ऊपर गुजरने वाली गाड़ियों पर पड़ी। मैं काफ़ी बोर हो रहा था, तो मैंने ड्राइवर अंकल को कहा, अरे अंकल जी, गाड़ी को थोड़ा स्पीड से चलाइए, बड़ी बेचैनी हो रही है। इधर दूसरी तरफ अंकल जी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्हें जोर से भूख लग रही थी। हालांकि भूख तो मुझे भी लगी हुई थी, लेकिन मैं किसी तरह बर्दाश्त करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। तभी अंकल जी फुसफुसाते हुए बोले, बेटा तुम्हें पता है यह हाईवे प्रेतों से बाधित है। कहते कि 57 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ आगे का NH बड़ा ही भूतिया माना जाता है। मुंबई की बड़ी कॉलेज में पढ़ने वाले युवा को इन सभी बातों पर कहाँ विश्वास होने वाला था। मैंने अंकल जी को हंसते हुए कहा, अरे अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का भ्रम होता है। लेकिन अंकल जी कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे थे जिसकी वजह से वो साबित करना चाहते थे कि सच में आगे वाले NH के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया मंडराता है। एक पल के लिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ड्राइवर अंकल को किस तरह समझाऊं कि विज्ञान इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। दूसरी तरफ धार्मिक लोग जहां इन चीज़ों पर अटल विश्वास करते हैं, तो कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को एक अंधविश्वास साबित करने पर तुले हुए हैं। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी अंकल जी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। आज सड़क का माहौल भी काफ़ी खामोश लग रहा था। हालांकि गाड़ियों का आगमन तो था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी खाई जा रही थी। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मैंने ड्राइवर अंकल को साइड में गाड़ी लगाने को कहा। दरअसल मैं नीचे उतरकर थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। शायद बंद गाड़ी के अंदर ज़्यादा देर रहने की वजह से मेरा जी घुटने लगा। फिर मैं बाहर की हवा खाते हुए इधर उधर टहलने लगा। अभी मैं इधर उधर टहल ही रहा था कि मुझे सामने वाली सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखा, जिसकी आकृति एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। पहले तो मैं काफ़ी देर तक उस चीज़ की तरफ देखता रहा, और बाद में जब ड्राइवर अंकल ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। और मेरी गाड़ी के पास पहुंचने के बाद ड्राइवर अंकल ने मुझे झट से गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। पता नहीं उस वक्त ड्राइवर अंकल इतने सीरियस क्यों हो गए,
कि वो तुरंत यहाँ से निकलना चाहते थे। ड्राइवर अंकल की आंखें सामने वाली सड़क की तरफ देखकर चौंकती जा रहे थे, लेकिन मेरे हाव भाव एकदम नॉर्मल थे। जब मुझे लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठ गया। उसी समय ड्राइवर अंकल ने गाड़ी को सीधे टॉप गियर में डालते हुए वहाँ से तेज गति से निकालने लगे। मैंने ड्राइवर अंकल को पूछते हुए कहा, अरे अंकल जी, आप गाड़ी को इतना तेज़ क्यों चला रहे हो? लेकिन मेरी इस बात पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। उनका बस इतना कहना था कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी ड्राइवर अंकल बोल पड़े, अगर हम कुछ देर तक और यहाँ रुके तो हमें कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आज ड्राइवर अंकल को क्या हो गया कि अचानक ही वो बहकी बहकी बातें करने लगे थे, और गाड़ी तो अभी भी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क के किनारे चल रही थी। फिर मैंने ड्राइवर अंकल को गाड़ी को एक ढाबे के पास रोकने को कहा, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त से बाहर थे और हम दोनों नीचे उतरकर अब खाना खाने की फिराक में थे। लगभग 11 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मुझे राहत की सांस मिली, जहां पर हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से ज़्यादा दौड़ रही थी। तो अब जाकर ड्राइवर अंकल भी नॉर्मल हुए। हमें एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा और घना सा अड्डा दिखाई दिया। उस अड्डे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ पर कोई ढाबा सेट किया हो। खाने की सुगंध इस समय मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और सबसे पहले उस दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, अरे भैया, जल्दी से 2 चाउमीन प्लेट लगा दो। तुझमें बना चांद से बारिश जो करता हमारी। अपनी फोटो को बस ऐसे ही स्टोरी पे लगा देते हो और व्यूज और लाइक्स ना आए तो ब्लेम दूसरों पे डाल देते हो। भाई स्टोरी वायरल करना चाहते हो तो कुछ नया देना पड़ेगा, ताकि जो देखे वो मैसेज में आके पूछे कि भाई ये कैसे बनाया। और ऐसे वायरल स्टोरी बनाना तुम सीखो ऐप से सीख सकते हो। सीखो ऐप पर एक शो आता है इंस्टा स्टोरी आइडियाज, मोस्ट ट्रेंडिंग लुक वाली स्टोरी, इंस्टा की टॉप इंगेजिंग स्टोरी, स्टोरी व्यूज बढ़ाओ न्यू सीक्रेट, और ये बॉयज का वायरल स्टोरी आइडियाज। इन वीडियो में सीखो ऐप के एक्सपर्ट बिना किसी एडिटिंग ऐप के इंस्टाग्राम से ही वायरल स्टोरी बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाते हैं। तो बस यहाँ से सीख लो और अपनी स्टोरी को वायरल करना शुरू कर दो, और उसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। Alright, bacha, you wanna start with an appetizer like a pulled jackfruit avocado? Not pancakes, please. Pancakes? Of course, bacha. Waiter! छोटे लिया कुछ खान पीन ਨੂੰ ਬਟੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਦਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਅੱਜ ਗੈਸ ਮੁੱਕੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆ ਹੋਟਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। छोटे ये दाल के ऊपर 2 माइनर स्लाइसेस ऑफ धनिया। किड्डी लुट मचाई है, देखो एक दाल कितनी है, एक सब्जी कितनी है, माड़ी माड़ी मैं 2 ड्रिंक्स लाई हैं यार। 1200 रुपए का बिल बनाता। छोटा स्कैनर दे बटे। थोड़ा सा स्कैनर फेल है, पापा रहने दो, मैं नावी यूपीआई से पे कर देता हूँ। उस पर अप टू 100 रुपीज कैशबैक भी है मेरे पास। और मेरी भी नई आईडी है। नहीं पापा, नावी यूपीआई इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप है और 2 सेकंड में पेमेंट हो जानी है। इस पे आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। चलो ये भी भर दे, नाले दी रिंगटोन फुल कर दी। प्लेट लगा दो। अब 9 बजने को आए थे और सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। दरअसल कुछ देर पहले ही वहाँ बारिश ने राहत की सांस ली थी। इस इलाके में कुछ देर पहले बारिश हुई थी और अभी मैं और मेरे ड्राइवर अंकल वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता ही कर रहे थे कि उनमें से कुछ लोग आपस में बातें करते हुए हमसे कहने लगे, नैनपुरा से खेड़ी का रास्ता बड़ा ही हॉन्टेड माना जाता है। और ये वही रास्ता था जिसके बारे में ड्राइवर अंकल मुझसे बातें कर रहे थे। दरअसल वो लोग आपस में बातचीत करते हुए ये तय कर रहे थे कि उनको उस रास्ते से जाना चाहिए या फिर नहीं। ड्राइवर अंकल उन लोगों की बातें सुनकर थोड़ी दहशत में थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं इन चीज़ों में विश्वास न करने वाला इंसान भी था, जिस कारण मेरे चेहरे पर इनका कोई असर नहीं था। मेरा मानना था कि हमें उसी रास्ते से निकलना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। दूसरी तरफ ड्राइवर अंकल का कहना था कि हमें भले ही थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन उस रास्ते को कतई नहीं चुनना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। मुझे जल्दी से जल्द अपने नाना के पास पहुंचना था, जिस वजह से मेरी जिद के सामने ड्राइवर अंकल को घुटने टेकने पड़े
उन्होंने उस रास्ते से निकलने से पहले कुछ शर्तें मेरे सामने रखी। ड्राइवर अंकल का कहना था कि उस रास्ते से गुजरने से पहले हमें अपनी गाड़ी की सारी विंडो को बंद कर देना है और भूल से भी गाड़ी की विंडो को मत खोलना, और अगर कोई अनजान शख्स हमारे आसपास मंडराता हो तो उससे बचकर रहना, यह हमारी सावधानी होगी। ड्राइवर अंकल की बातों को मजाक में लेते हुए मैंने उन्हें वहाँ से चलने को कहने लगा और अब हम गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर अंकल बार बार मुझे सचेत कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारी सावधानी हमारा प्रथम हथियार होगी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी मौत निश्चित है। दोस्तों, उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइवर अंकल को इसी ढाबे पर छोड़ दूं और अपने नाना के यहाँ चला जाऊं, क्योंकि अब मैं उनकी बातों से पूरी तरह से पक चुका था। उनकी बोलने की आदत अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ देर पहले हुई उस छोटी सी घटना के बारे में पूछा, जब उनका पूरा शरीर आग की भांति तपने लगा था। तो उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी लेकर रास्ते के किनारे खड़े थे तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक काला राक्षस खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी पूंछ पर आग लगी हुई थी और उसके बड़े बड़े दांतों के साथ साथ उसके भयानक नाखून की वजह से उनके दिल में डर बैठ गया और वो उसी वक्त वहाँ से तेज गति से निकल गए। फिर मुझे भी याद आया कि मुझे भी उस रास्ते के बीचों बीच कोई नजर आया था और वो आकृति भी किसी भयानक जानवर या किसी राक्षस जैसी ही लग रही थी। इस वक्त मेरा भी थोड़ा दिमाग हिलने लगा, लेकिन मैंने एक बार फिर अपना भ्रम मानकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी हर बात को टालना हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। पहली बार जब मैं उस रास्ते पर सफ़र कर रहा था तो फिर अचानक ही मेरी नज़र बगल में मौजूद झाड़ू पर पड़ी। कहते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला होता है तो हमें उस चीज़ का आभास कुछ समय पहले ही होने लगता है। मेरे शरीर के अंदर बढ़ता हुआ तापमान आने वाली कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बयां कर रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद ही मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई। पता नहीं गाड़ी के अंदर क्या हुआ कि गाड़ी के आगे की तरफ से धुआं निकलने लगा। मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने की दिशा में मुझे एक बड़ी खौफनाक औरत दिखी, जिसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। उस औरत को देखते ही मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा और उसी वक्त ड्राइवर अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया। आज मुझे पहली बार किसी काली ताकत के होने का आभास हो रहा था। उस दिन हम सही सलामत तो बच गए, लेकिन एक डरावने हादसे ने जिंदगी भर के लिए मेरे दिल में जगह बना ली। दोस्तों, उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी हॉन्टेड हाईवे के बारे में पता चलता है तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस रास्ते पर सफ़र कर सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
Hello, Moto. So Moto G96 is a true bestseller upgrade with incredible features. इसमें है सेगमेंट बेस्ट 144 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले एंड साथ में है सेगमेंट बेस्ट 50 मेगापिक्सल्स OIS Sony Litia 700C कैमरा with 4K video recording in all lenses. Moto G96 5G, segment's undisputed all-rounder. ठोकर लगे आँख में जंगल उगे टूटे सारे सपने मेरे है चोट सहलाए हुए दर्द अखुआए हुए छूटे सारे अपने मेरे आहों में जो है ये कैसा जहां मैं जानूं या मैं जानूं ना ओ जले हैं ये नैना बड़े क्यों ना चैना हम ही तो बोए बीरवा ओ सांचा कोई चल रहा मन उसी में ढल रहा मनवा ये ढूंढे रिश्ता अपना हो खुद से बढ़ते फासले कैसे कोई सांस ले दरिया ये ढूंढे रास्ता हारा मैं तो हारा बेचारा खुद को ही पुकारा 100 बार यहाँ आहों में जो है ये कैसा जहां मैं जानूं या मैं जानूं ना ओ जले हैं ये नैना बड़े क्यों ना चैना हम ही तो बोए बीरवा तो बोए बिरवा